हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस आदर्श शिक्षण संस्थान कक्षा 12 के जीव विज्ञान में। हम लोगों ने इसके पहले के टॉपिक में कुछ वंशागत विकारों को पढ़ा था और उसी वंशागत विकारों को आज के टॉपिक में भी, आज के इस सेशन में भी आगे बढ़ाना है। इसके पहले हम लोगों ने वंशागति और विभिन्नताएं, इन दोनों के बारे में अलग अलग चर्चाएं कर लिया था, जिसमें से हम लोगों ने वंशागत के संबंध में दो टॉपिक लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज में ही हम लोगों ने देखा था, मतलब जो सहलग्न था उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो एक्स सहलग्न, वाई सहलग्न, एक्स वाई सहलग्न, ये तीन प्रकार के लक्षण थे। और उसी के अकॉर्डिंग जो जीन होते हैं वो जीन उन्हीं गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और जो वंशागति होती है, कुछ ऐसे विकार होते हैं जो जेनेटिकल होती हैं बीमारियां, उन्हीं बीमारियों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना शुरू किए थे। इसके पहले के वीडियो सेशन में हम लोगों ने वर्णांधता के बारे में चर्चा किया था, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में चर्चा किया था। और वर्णांधता में हम लोगों ने देखा था कि ये जो वर्णांधता होती है ये कलर को डिफ्रेंशिएट करने में असुविधा होती है। जो भी व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होता है वो लाल और हरे रंग की पहचान करने में जो है असक्षम होता है, नहीं, वो सक्षम नहीं होता है, वो उल्टा समझ लेता है उसको, लाल को हरा और हरे को लाल, इसलिए इसको जो है कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने वर्णांधता की चर्चा किया था। आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं उसमें हम लोग हीमोफीलिया की चर्चा करेंगे। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है, इस रोग के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे जितने भी वंशागति जो विकार हैं, जो भी गुणसूत्रों में जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं, या ऐसे जीन जो इनके फैक्टर का काम करते हैं, वाहक का कार्य करते हैं, उनके कारण जो भी विकार पैदा होते हैं, उन सब में दो चीज़ें ध्यान से देखना है कि ये होता क्या है और किस जीन के कारण होता है। इसकी सिचुएशन जो होती है वो किस जीन पे, किस गुणसूत्र पर कौन सा जीन पाया जाता है जिसके कारण ऐसा होता है। बस इसी को ध्यान में रख करके, दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके, एक तो हमारा ये चीज़ होगा कि होता क्या है, और दूसरी चीज़ है कि ये किस जीन के फैक्टर के कारण होता है, किस जीनीय परिवर्तन या कारक के कारण होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या होता है की चर्चा करेंगे। जैसे हीमोफीलिया की बात करने वाले हैं तो हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक प्रकार का ऐसा विकार होता है कि जिसमें जो शरीर की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं होती हैं शरीर की, जब वो डैमेज हो जाती हैं, कट जाती हैं, कहीं से चोट हो लग जाता है, घाव हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्लड होता है वो ब्लड बंद नहीं होता निकलना, और यहाँ तक कि वो जो है आधे घंटे तक भी जो है स्राव होता रहता है, 24 मिनट तक स्राव होता रहता है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो होता है, ज़्यादा रुधिर स्राव होने के कारण, ज़्यादा जो है ब्लड बाहर निकल जाने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से हीमोफीलिया के संबंध में अगर हम लोग देखेंगे तो हीमोफीलिया एक इसी प्रकार का विकार होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं इसकी, शरीर की जो ऑर्गन्स हैं, वो अगर कहीं से डैमेज हो गए, कट गए, तो ब्लड निकलता है, और जब निकलता है तो वो क्या होता है कि जल्दी बंद नहीं होता है, और इस तरह से पूरा का पूरा ब्लड जो है वो बाहर निकल सकता है, इंसान की मृत्यु हो सकती है। ब्लड बाहर चला गया, पूरा का पूरा सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह से ये जो हीमोफीलिया, और ये भी क्या होता है, जिस तरह से वर्णांधता जो होती है, जिस तरह से वर्णांधता का वाहन होता है, जिस तरह से वर्णांधता जो है माता पिता से संतानों में जाती हैं, उसी तरह से ये हीमोफीलिया के फैक्टर भी क्या होते हैं, इनकी वंशागत भी सेम टू सेम उसी वर्णांधता की तरह ही होती है। जैसे इसके जो गुण वर्णांधता में हम लोग देखे थे, इसमें जो होता है, इसके जो जीन्स होते हैं एक्स वाई और एक्स वाई दोनों पर होते हैं। अगर एक्स पर है तो वो माता में होगा, और पिता में, मतलब वो जो है नर और मादा दोनों में हो सकता है। अगर वाई में है तो हम लोग इसके पहले के वीडियो सेशन में देखे थे केवल नर में हो सकता है, क्योंकि वाई लक्षण केवल नर का होता है। लेकिन अगर एक्स और वाई दोनों है तो दोनों में सिचुएशन आ सकती है, नर में भी हो सकता है, मादा में, लेकिन वाहक जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इस तरह से ये हीमोफीलिया के केस में भी इसी तरह की सिचुएशन हमारी आती है। और अब हम देखेंगे कि ये जो, जैसे वर्णांधता में हम लोगों ने कहा कि वर्णांधता में क्या होता है कि जो जीन होता है वो जीन एक्स गुणसूत्र पर होता था, वाई गुणसूत्र पर होता था, एक्स वाई
दोनों पर होता था, क्योंकि ये सिचुएशन हमारा था एक्स पर भी था, वाई पर भी था, एक्स और वाई पे था। इसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर देते कि कौन पीड़ित होगा, कौन वाहक का कार्य करेगा। तो यहाँ पे मादा का स्पेसिफिक लक्षण है, ये नर का है, यहाँ नर और मादा दोनों में है। उसी तरह से जो हीमोफीलिया के जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। किस पर होते हैं? एक्स गुणसूत्र पर होते हैं, यानी ये वाई गुणसूत्र पर नहीं होते। यानी कहने का मतलब इसके जो वो होती हैं वाहक जो होती हैं वो केवल स्त्रियाँ हो सकती हैं, पुरुष इसका वाहक नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है बीमारी तो पुरुष से स्त्री दोनों में, लेकिन वाहक जो जीन इसके हैं, जो जीन यक्स जो जीन यहाँ पे पाया जा रहा है, ये जीन का वाहक जो होगा वो केवल स्त्री ही होगी, यक्स ही होगी। और इस तरह से ये जो जीन होता है, इस जीन के बारे में अगर हम देखेंगे तो इनको हम जो है नाम देते हैं एंटी हीमोफिलिक जीन। एक नाम इसका आता है एंटी हीमोफिलिक जीन। तो इस तरह से ये सिचुएशन आ जाएगी आपके सामने, जो होगा एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन जीन। पूरा नाम इसका देखते हैं, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन जीन नाम आता है। यही जीन जो होता है वो हीमोफीलिया के वाहक का कार्य करता है। एंटी जो होगा वो ग्लोबुलिन मतलब एक तरह का प्रोटीनियस जीन होता है। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, प्रोटीन में जैसे जो बॉडी में प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे एल्बुमिन है कहीं कहीं पाया जाता है, किसी में जो है एंटी ग्लोबुलिन पाया जाता है। तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उससे रिलेटेड जीन होता है। और इस तरह से ये जो हीमोफीलिया का जीन है, इस पूरे जीन का नाम ही दे दिया गया कि ये जो है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन जीन होता है। तो एक नंबर के ये सवाल पूछे जाते हैं अलग से भी कि जो हमारा हीमोफीलिया का जीन होता है उसका नाम, तो नाम यह है आपका एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन जीन। और ये जीन कहाँ पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। हीमोफीलिया क्या है? ब्लड जो होता है वो निकलता रहता है, डैमेज होने पर शरीर के जो ऑर्गन सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, कोई अंग है, इस तरह से जो व्यक्ति है वो अधिक रुधिर स्राव के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस पर 60 नोट पूछे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, देख लेंगे इसको। तो इस तरह से हम देखते हैं हीमोफीलिया के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता चली कि हीमोफीलिया क्या है। एक प्रकार का रुधिर स्राव जो होता है, ज़्यादा अत्यधिक रुधिर स्राव, और इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। 24 मिनट से लेकर के 12 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक 30 मिनट तक होता रहता है। और इस तरह से ये भी एक प्रकार का जेनेटिकल होता है। जिस तरह से वर्णांधता की वंशागति होती है, ऐसे सेम टू सेम हीमोफीलिया की भी वंशागति होती है। अब हीमोफीलिया के जो जीन्स होते हैं इनकी हम चर्चा कर लें, किसके फैक्टर के कारण होते हैं। तो हीमोफीलिया के जो जीन्स हैं वो आपके एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। और इस तरह से वो जो जीन होता है उसको जो है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन जीन के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से ये जो सिचुएशन है वो हीमोफीलिया की थी। हीमोफीलिया में यही चीज़ होता है, इतना पूरा। अब हम लोग दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे फिनाइल थायोकार्बाइड, इसको पीटीसी के नाम से भी जाना जाता है। फिनाइल थायोकार्बाइड पीटीसी। ये पीटीसी ये क्या है? ये जो फिनाइल थायोकार्बाइड है वो एक प्रकार का यौगिक होता है, कंपाउंड होता है। और वो जो यौगिक है वो कुल मिलाकर के नाइट्रोजन, कार्बन और गंधक जो सल्फर होता है उसी का यौगिक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फिनाइल थायोकार्बाइड यानी जो पीटीसी होता है, ये पीटीसी एक तरह का जननिक लक्षण है। मतलब ये जो जेनेटिकल लक्षण है, न कि कोई बीमारी, कोई विकार नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि रोग है, बशर्ते क्या है कि ये एक जननिक लक्षण है। और इस लक्षण में क्या होता है कि इससे जो पीड़ित व्यक्ति है एक तरह से थोड़ा सा इसके अंदर जो स्वाद कलिकाएं होती हैं जिह्वा की, वो स्वाद कलिकाएं जो होती हैं थोड़ा सा डैमेज हो जाती हैं। और कुछ दिनों के बाद अक्सर ये सही भी हो जाती हैं, क्योंकि जो सेल डिवीजन होता है, आप जानते हैं पिछली कक्षाओं में भी सेल डिवीजन के बारे में पढ़े हैं, कोशिका विभाजन। और विरचुओं के अकॉर्डिंग वहाँ पे ये चीज़ था कि जो नई कोशिकाएं हैं वो आती हैं तो पुरानी कोशिकाएं अपने आप चली जाती हैं, नहीं पुरानी जाती हैं तो फिर नई आती हैं। तो इस तरह से जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो हल्का सा डैमेज हो जाती हैं। और जो इस विकास से जो व्यक्ति पीड़ित होता है या इस लक्षण से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसमें क्या होता है कि वो स्वाद का अनुभव नहीं ले पाता। अक्सर होता है कुछ दिनों के लिए, खास करके जो है सामान्य तौर पे अगर नॉर्मल दिनों में भी देखा जाता है आदमी को, अगर खांसी बुखार हल्का फुल्का कुछ चीज़ें होती तो कहता है खाने का कुछ स्वाद नहीं मिल रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड जो यौगिक हैं वो जमा हो जाते हैं, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, जो गंधक है और कार्बन के, तो इसके वजह से हो जाता है। तो ये कोई लंबा चलने वाला प्रक्रिया नहीं है। हाँ, बट ये है कि वो एक तरह से ये वंशागत, मतलब जो जीन्स हैं उन जीनों के प्रभाव के कारण भी इसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये जीन्स के प्रभाव के कारण होता है। ये यौगिक जब वहाँ जमा हो जाते हैं
पूरे संरचना पे, जो जीन्स हैं जहाँ जहाँ व्यवस्थित हैं, जब उनमें ये यौगिक व्यवस्थित हो जाते हैं कहीं न कहीं से, तो आ जाता है किसी किसी के अंदर इस तरह का। तो एक प्रकार का ये कभी कभी देखिए यहाँ पे पूरा नाम पूछा जाता है पीटीसी का, तो आप पूरा नाम देख लेंगे, फिर जो है पूरा नाम इसका देख लेंगे, फिनाइल थायोकार्बाइड, ठीक है। तो इस तरह से पूरा नाम पूछे जाते हैं। अब अगले विकार की हम लोग चर्चा करेंगे। अगला विकार हमारा है एल्केप्टोन्यूरिया। अगले की बात करेंगे एल्केप्टोन्यूरिया, इसके बाद फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया, और एक और है सिकल सेल एनीमिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर 60 नोट तो लगभग हर साल पूछ लिए जाते हैं कुछ ना कुछ, सिकल सेल एनीमिया के नाम से। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है कि अगर इसमें हम लोग देख लें तो इसकी खोज एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गैराट। ये जो एल्केप्टोन्यूरिया है इसकी खोज की बात करें, जहां से एक नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न बन करके आ जाएगा, तो गैराट नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज जो है एल्केप्टोन्यूरिया का किया था। और इस तरह से इसमें क्या होता है कि जो हेमोजेनेटिक अम्ल होता है शरीर के अंदर, इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसके अंदर जो हेमोजेनेटिक अम्ल होता है वो अम्ल का विखंडन नहीं हो पाता, वो अम्ल टूटता नहीं है, और जब टूटता नहीं है तो उसका शरीर में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जब इकट्ठा हो जाता है तो कुछ प्रोटीन के साथ मिल करके जो है वो क्या करता है, एक रवा बना लेता है, क्रिस्टल बना लेता है। और ऐसी सिचुएशन में तब क्या होता है कि उस मनुष्य के अंदर जो है वो गठिया नामक बीमारी हो जाती है। गठिया जो होता है, जो आपकी जो जहाँ जहाँ जॉइंट हैं उन पे क्या होता है कि जो जा करके जमा हो जाता है वो क्रिस्टल, और जब क्रिस्टल जमा हो जाता है तो जो लिक्विड वगैरह होती है वहाँ की, जैसे जो अस्थिमज्जा वगैरह होती है, जो वहाँ पे जो आपकी कंडराएं हैं, जो आपकी स्नायु है, उसके बीच में जो लिगामेंट वगैरह जो हैं उनमें जो घर्षण होता है वो उसको क्या कर देता है, धीरे धीरे वो जो भी उसमें लिक्विड टाइप के हैं उनको सोख लेता है, और ऐसे सिचुएशन में जो होता है दर्द होता है। इसलिए गठिया रोग से पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है कि अगर वो शरीर बिल्कुल सीधा करके लेटा हुआ है तो बहुत आराम है, लेकिन हल्का सा भी अगर हिल जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है। तो इस तरह से एल्केप्टोन्यूरिया में ये चीज़ें होती हैं कि ये में क्या होता है कि जो अम्ल होता है उसका विखंडन नहीं हो पाता, खंडन नहीं होता, टूटता नहीं है। जब टूटता नहीं है तो जमा हो जाता है, और जब जमा हो जाता है तो कुछ प्रोटीन के साथ मिल करके वो जो है, क्योंकि शरीर में कई प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो वो मिलता है, और मिलने के बाद फिर क्या करता है उसको सीधे सीधे वो सोखने का काम करता है जो लिक्विड होती है, और फिर जहाँ जहाँ ज्वाइंट हैं, जोड़ हैं, उनमें वो जा करके जमा हो जाता है, और वहाँ पे जो है घर्षण थोड़ा सा वहाँ पे इस तरह से सिचुएशन आ जाती है कि वो दर्द होने लगता, पेन होने लगता। अब इसके बाद हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करेंगे, इससे रिलेटेड ही है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, अगर फिनाइल कीटोन्यूरिया की हम बात करें तो ये तरह से एक फिनाइल एलेनिन एक पदार्थ होता है जो कि आपके शरीर में जब जमा हो जाता है, फिनाइल एलेनिन याद रख लेना, फिनाइल एलेनिन ये पदार्थ जो होता है जब आपके शरीर में जमा हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में ये रोग माना जाता है। और इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज जो है एक साइंटिस्ट थे, ए फॉलिंग नाम आता है उनका, ए फॉलिंग, उन्होंने इसकी खोज किया था। अब देखिए दो चीज़ें आपको पता चल गई, एक तो खोजकर्ता पता चल गया और इसमें क्या होता है ये पता चल गया। जो फिनाइल एलेनिन है वो आपके शरीर में जमा हो गया, जिसके कारण यानी कारण इस विकार का पता हो गया कि किसके कारण ऐसा होता। दूसरी चीज़ ये है कि खोज किसने किया था ये। अब इस चीज़ को देखना है कि आखिर इस बीमारी में या इस विकार में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो खास करके एक तरह से ये जो देख लिया जाए कि बच्चे जो होते हैं उनमें थोड़ी सी बुद्धि जड़ता मतलब जैसे होता है कभी कभी कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपनी आयु के बराबर न उनकी बुद्धि लब्धि होकर के थोड़ा सा कम होती है, बच्चा बड़ा हो गया लेकिन उसकी बुद्धि थोड़ी सी कम होती है, तो इस तरह की सिचुएशन इसमें थोड़ा बहुत इस तरह से आ जाती है। हाँ तो देख रहे थे हम लोग इस पे, तो ये थोड़ा उसमें आ जाता। और ऐसे सिचुएशन में इसमें ये भी होता है, अगर हम वयस्क में देखें तो वो जो अम्ल होता है कि मतलब जो इकट्ठा इसके अंदर हो गया वो कभी कभी जो है मूत्र के रास्ते भी शरीर से बाहर होने लगता। तो इस तरह से थोड़ी बहुत संभावना इसमें इस तरह से बन जाती है कि बार बार जो है आदमी को मूत्र विसर्जन की शंका होने लगती है, बार बार जो है वो मूत्र त्याग करने लगता है, इस तरह से इसमें थोड़ा सा समस्या आ जाती है। तो इस तरह से ये वर्णांधता इसके पहले के सेशन का था, हेमोफीलिया, फिनाइल थायोकार्बाइड पीटीसी और एल्केप्टोन्यूरिया और फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया, इनकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। किस जीन्स के कारण होती है, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके खोज किसने कौन कौन लोगों ने किया। और ये दूसरी चीज़ है कि ये जितने भी होते हैं इनमें कहीं न कहीं से कोई न कोई एक तरह से जेनेटिकल होता है,
और कोई न कोई इस तरह से इनमें से जो भी अब तक देखे हैं इनमें कहीं न कहीं से कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिक जीन उनके लिए अलग होता है। तो इस तरह से इतनी चीज़ें जो थी इसमें थी। अब एक चीज़ और आती है आपके सामने, उसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। नाम आता है सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है इसकी बात हम लोग कर लें। इसको जो है दात्र कोशिका रक्त अल्पता के नाम से भी जाना जाता है। सिकल सेल एनीमिया, इसको जो है हंसियाकार, सिकल मतलब हंसियाकार, जैसे हंसिया होता है उसी के आकार की आरबीसी हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसके बारे में अगर हम लोग करें तो ये एक तरह से हम लोग देखते हैं तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये एक तरह से उपापचयी विकार होता है। उपापचयी विकार है, यानी जो हमारी मेटाबॉलिक रेट है, जब मेटाबॉलिक रेट में कोई डिस्टरबेंस होता है तो ऐसी समस्या आती है। और इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन सामान्य अवस्था में, हीमोग्लोबिन के जो अणु हैं वो सामान्य अवस्था में हैं, वो सामान्य अवस्था में न होकर के असामान्य हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं थोड़े से। और इस तरह से पूरी आरबीसी जो होती है, जो रेड ब्लड कॉर्पल्स होता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की सिचुएशन आती है, तो ये आरबीसी जो है वो गोलाकार, ऐसे हम लोग पढ़ करके आए हुए हैं पिछली कक्षाओं में इसकी संरचना में, तो ये गोलाकार न होकर के हंसिए के आकार का हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया सिकल सेल एनीमिया। यानी एनीमिया का मतलब ये होता है रक्त अल्पता उसे बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है खून की कमी, और खून की कमी जब होती है तो उसको एनीमिया बोला जाता है। लेकिन ऐसी खून की कमी कि जिसमें आरबीसी के कारण हो, और वो भी कैसा आरबीसी जो हंसिए के आकार का हो गया, उसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन असामान्य अवस्था में हो गया, तो इस तरह से जो होता है उसे हम लोग सिकल सेल बोलते हैं। तो टिप्पणी इस पे पूछा जाता है सिकल सेल एनीमिया पे, कि सिकल सेल एनीमिया पे टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी जो आणविक संरचना होती है किसका, हीमोग्लोबिन का, एचबी का, वो पूरा का पूरा आणविक संरचना जो होता है वो असामान्य तरीके से हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। और हंसिए के, चूंकि हंसिए के आकार का हो रहा, इसीलिए इसको जो है सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो अब तक जो हम लोगों ने देखा है वो जो वंशागत से रिलेटेड कुछ ऐसे विकार थे उनके बारे में हम लोग देखे हैं। अब अगली वीडियो सेशन में हम लोग इस तरह से देखेंगे अगले टॉपिक पे, अगले क्लास में, कि जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं, या जो हम गुणसूत्र की ही बात कर लें, जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों में विवर्तन यदि आ रहा हो, उन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ रहा हो, क्योंकि आप जानते हो कि मनुष्य के अंदर कुल 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन इन केस किसी कारण से यदि इनमें गुणसूत्रों की संख्या में विवर्तन हो जा रहा हो, परिवर्तन हो जा रहा हो, चेंजिंग हो जा रही हो, घट बढ़ जा रहे हों, तो उनसे भी कुछ विकार ऐसे पैदा होते हैं जो कि बिल्कुल असामान्य होते हैं। तो हम लोग जो दैहिक गुणसूत्र हैं उनमें आने वाले जो विकार हैं उनके आधार पर हम लोग अगले वीडियो सेशन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।